नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल से बंधी एक डोर और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के तीनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और उस प्लेलिस्ट में सारी पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप तब तक पहले के 3 पार्ट पढ़ लीजिए, तब तक हम ये पार्ट शुरू करते हैं। मुझसे कोई खता हो गई है क्या प्रज्ञा, जो आप मुझे अनदेखा करके यहाँ से जा रही हैं? अखिल ने सामने आते हुए कहा। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोलिए प्रज्ञू, चुप मत रहिए। अखिल के मुंह से अपने लिए प्रज्ञू सुनकर प्रज्ञा का दिल रो पड़ा। पूरब भी प्रज्ञा को प्रज्ञू कहकर ही बुलाया करता था। प्रज्ञू, जाने अनजाने अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे इस तरह अनदेखा मत कीजिए। आपकी चुप्पी बहुत चुभती है मुझे। मोहब्बत हो गई है आपसे पहली ही नज़र में। प्रज्ञा अखिल का इजहार सुनकर बेआवाज रो दी। कुछ तो बोलिए प्रज्ञू, प्रज्ञा ने बहुत हिम्मत करके कहा। आपने मेरा दिल नहीं दुखाया है। प्रज्ञा सोचने लगी, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ पूरब है, पूरब। प्रज्ञू, आप सच में मुझसे नाराज नहीं हो ना? अखिल ने बहुत प्यार से कहा। प्रज्ञा की पलकें झुकी हुई थी, जिसकी वजह से अखिल को उसकी आंखों में नमी नहीं दिखाई दी। आप एक बार मुझे अपनी पलकें उठाकर नहीं देखेंगे क्या? अखिल की कही हर बात में प्रज्ञा को अपने लिए प्यार महसूस हो रहा था। प्रज्ञा के लिए अखिल के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। अखिल ने प्रज्ञा के चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर उठाया, पर प्रज्ञा ने एक बार भी पलक उठा करके उसे नहीं देखा। आप बहुत ही खूबसूरत हैं प्रज्ञू। आज से मैं आपको प्रज्ञू कहूँगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? प्रज्ञा क्या कहती? उसे तो पूरब प्रज्ञू कहकर बुलाता था, पर आज कोई और उसे प्रज्ञू कहकर बुला रहा है। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। अखिल प्रज्ञा की इसी अदा पर फिदा हो गया। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, कहकर अखिल ने प्रज्ञा को 2 सॉप्स दिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं कल ही देना चाहता था, पर मैं कमरे में आया तब तक आप सो चुकी थी। दोनों शॉपर्स प्रज्ञा के हाथ में दे दिए। अखिल प्रज्ञा को अपने गले से लगाना चाहता था, पर प्रज्ञा की इजाज़त के बिना उसे छूना नहीं चाहता था। क्या आप मुझे आपको हक करने की इजाज़त देंगी? प्रज्ञा अखिल की बात सुनकर घबराने लगी। अखिल का इस तरह बेबाकी से अपनी बात कहना प्रज्ञा को अटपटा सा लगा। वो अखिल के सामने से चली जाना चाहती थी। अखिल आस भरी नज़रों से प्रज्ञा को देख रहा था, पर प्रज्ञा ने कुछ नहीं कहा। बस बिना कुछ कहे जल्दी से उस कमरे से चली गई। अखिल को प्रज्ञा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अखिल के दिल के सारे अरमान जलकर खाक हो गए और अखिल धम से वहाँ लगे सोफे पर बैठ गया। प्रज्ञा को अपने मायके गए हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था, पर इस बीच प्रज्ञा ने एक बार भी अखिल को फ़ोन नहीं किया था। अखिल खुद बात करना चाहता था, पर प्रज्ञा का अपनी तरफ से कोई झुकाव ना देखकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। प्रज्ञा की बेरुखी अखिल के निस्वार्थ प्रेम पर जख्म लगा रही थी। अखिल प्रज्ञा को फ़ोन करने के लिए तड़प उठा। अखिल के हाथ अपने फ़ोन की तरफ बढ़ने लगे, पर एकदम से अखिल की आंखों में गुस्सा उतर आया और आंखों के कोरों में आंसू फंस गए। अखिल जब भी कभी परेशानी में खुद को घिरा हुआ पाता था, तब अखिल अपने होठों में सिगरेट दबा लेता और उसके धुएं के छल्ले में अपनी परेशानियों को उड़ाने की कोशिश करता। आज अखिल परेशान भी था और उदास भी, इसलिए अपनी कबर्ड में से एक बहुत खूबसूरत सा सिगरेट केस निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर अखिल ने होठों के बीच में रख ली और अपने कमरे की बालकनी की तरफ आ गया। बालकनी की रेलिंग के सहारे आकर खड़ा हो गया और लाइटर से सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली। सिर्फ एक कस भरा सिगरेट का और फिर उसे अपने पैरों तले बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। ऐसे लग रहा था जैसे अपने गुस्से को अपने पैरों तले रोंद रहा हो। अखिल की आंखों में आंसू आ गए और रेलिंग पकड़कर गंगा का बहता हुआ पानी देखने लगा। क्यों? क्यों मैं ही क्यों?
मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, वो भी पूरे दिल से। पर प्रज्ञा, आपने तो मुझे अपने लायक समझा ही नहीं। प्यार तो दूर की बात है, आप तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या आपकी नज़रों में मैं इस लायक भी नहीं कि आप मुझसे बात कर सके? बहुत प्यार करने लगा हूँ आपसे। अब आपके बिना जीने के बारे में मैं सोच नहीं सकता। क्यों आप मुझसे दूर भाग रही हैं? अखिल के दिल का दर्द उसकी आंखों में बहने लगा तो वो बहुत ही बेरहमी से अपनी आंखें पोंछी और जोर से अपना हाथ रेलिंग पर दे मारा। अखिल के हाथ से खून बहने लगा, पर उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कितनी ही देर तक बालकनी में खड़ा रहा। फिर अपने कमरे के अंदर आ गया और बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। अगली सुबह अखिल और बाकी सब घरवाले डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी कोकिला जी की नज़र अखिल के हाथ की तरफ गई। बिट्टू, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? अखिल, कुछ नहीं माँ, खरोच है, ठीक हो जाएगा। अखिल अपना दर्द छुपाते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया। अखिल की माँ, ठीक है, पर दवाई वगैरह लगा लेना। फिर कोकिला जी ने कहा, बिट्टू, तुम बहू के पीहर जाओ। अखिल के हाथ नाश्ता करते करते रुक गए, पर बिना किसी भाव से कहा, माँ, मैं फ़िलहाल नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में काम है। कोकिला जी, बिट्टू, बहू के पिताजी को हार्ट अटैक आया है। प्रज्ञा अकेली है वहाँ, उसे इस वक्त तेरी ज़रूरत है। बात को समझ बेटा। अखिल हैरान होकर, माँ, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले ही चला जाता। बिट्टू, आज सुबह ही पता चला है हमें। तुम्हारे पापा ने फ़ोन किया था उनके हालचाल पूछने के लिए। तभी समधन जी ने बताया कि 4 दिन पहले ये सब हुआ। डॉक्टर का कहना है माइनर अटैक है, पर आगे के लिए सतर्क रहना पड़ेगा उन्हें। पता नहीं वहाँ माँ बेटी कैसे मैनेज कर रही होंगी सब कुछ। अखिल, तो वो अब अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घर पर है? घर पर है, कोकिला जी ने बताया। अखिल, मैं पंकज को लेकर वहाँ चला जाता हूँ। कोकिला जी, हाँ, जाकर बताना उनकी तबीयत कैसी है अब। अखिल, जी माँ, कहकर पंकज को फ़ोन करते हुए घर से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर पंकज को फ़ोन करके तुरंत चौराहे पर मिलने के लिए कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ घंटे बाद अखिल और पंकज प्रज्ञा के बाहर खड़े थे। तभी उर्मिला जी की नज़र खिड़की से बाहर अखिल और पंकज पर पड़ी तो वह अपने साड़ी के पल्लू से अपने हाथ पोंछते हुए मुस्कुराती हुई उनके पास आ गई। अखिल और पंकज ने बारी बारी से उर्मिला जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उर्मिला जी ने दोनों के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। उर्मिला जी, दामाद जी, आप अचानक से कोई संदेशा भी ना भिजवाए? अखिल, माँ, आपने मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं, वरना पापा जी की तबीयत के बारे में बताती। अखिल ने नाराज़गी जताई। उर्मिला जी, अरे, आप ऐसा ना कहो, वो तो हम बस आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तभी वहाँ वंदना आ गई। चाची, क्या आप जीजू को घर के अंदर नहीं बुलाएंगे? क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे या फिर ऐसा ही इरादा है? वंदना ने उर्मिला जी को ध्यान दिलाया कि अखिल और पंकज कब से दरवाजे पर खड़े हैं। उर्मिला जी, ओ मैया, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप भीतर चलिए, फिर हम सब बात करते हैं। वो दोनों उर्मिला जी के साथ घर के अंदर आ गए। अखिल की नज़रें प्रज्ञा को ढूंढ रही थी, लेकिन अपने घर में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उर्मिला जी, दामाद जी, पंकज बेटा, आप लोग बैठो, मैं आपको चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अखिल, पापा जी कैसे हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उर्मिला जी अखिल के मुंह से अपने लिए माँ और दिलीप जी के लिए पापा जी सुनकर बहुत खुश हुई। दामाद जी, अभी बिट्टो के पापा सो रहे हैं, हम उन्हें बताकर आते हैं कि आप लोग आए हैं। वंदना, बिट्टो को बोल दामाद जी आए हैं, वो उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करे। वंदना चोर नज़रों से पंकज को देख रही थी और उसे निहारने में बिजी थी। उर्मिला जी ने जब देखा कि वंदना अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई है तो वह खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। पंकज को देखकर तब उर्मिला जी ने वंदना के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ये लड़की भी दिन में सपने देखती है।
ओह बंधु की बच्ची, कहकर वंदना को पुकारा तो वंदना हड़बड़ा गई। पंकज वंदना की हालत देखकर मन ही मन हंसने लगा। वंदना ने जब देखा कि पंकज उसे देखकर चिढ़ा रहा है तो उसे घूर के देखने लगी और उर्मिला जी के कहने पर प्रज्ञा के पास चली गई। वंदना प्रज्ञा के कमरे में गई तो वो पूरब की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर आंसू बहा रही थी। प्रज्ञा अपने कमरे की खिड़की से बाहर महादेव जी के मंदिर को देखने में व्यस्त थी। वंदना ने प्रज्ञा का पहनावा देखा तो वंदना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक शादीशुदा होने के बावजूद भी प्रज्ञा ने बिल्कुल फीके रंग की एक सूती साड़ी पहन रखी थी। ना कोई 16 श्रृंगार, ना ही कुछ और। बिल्कुल ऐसे तैयार हुई थी जैसे वह कुंवारी लड़की हो। वंदना ने प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रखा तो प्रज्ञा वंदना की ओर देखने लगी। बिट्टो, तू अभी तक यहीं उलझी पड़ी है? आखिर कब तक तू पूरब को याद करके आंसू बहाती रहेगी? प्रज्ञा वंदना की तरफ देखकर बिना भाव से कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं पूरब को याद करती रहूंगी और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वंदना ने थोड़े गुस्से में प्रज्ञा से कहा, बिट्टो तेरी शादी हो चुकी है और तू ऐसे कपड़े पहन के खड़ी है जैसे कोई मर गया है। क्यों तू पूरब के प्यार का सहारा लेकर जिंदा लोगों को जीते जी मार रही है? तू उस इंसान को दुखी कर रही है जो तुझे बहुत चाहता है। पूरब तुम्हें बहुत चाहता था पर मुझे यह लगता है कि तूने उसे कभी नहीं चाहा। प्रज्ञा वंदना की बात सुनकर गुस्सा हो गई। वंदु वंदना, तुमने पूरब से सच्चा प्यार किया ही नहीं। अगर किया होता तो इस तरह पूरब का प्यार का सहारा लेकर उस इंसान का दिल तोड़कर पूरब के प्यार को बदनाम नहीं करती। प्रज्ञा वंदना की बात सुनकर सकते में आ गई। आज पहली बार दोनों के बीच ऐसी बहस हुई थी। वंदना, नीचे जीजाजी आए हैं, चाची जी तुम्हें बुला रही है और हो सके तो अपना हुलिया बदल कर नीचे आना, कहकर प्रज्ञा के कमरे से वंदना बाहर चली आई। कुछ देर बाद प्रज्ञा तैयार होकर रसोई घर में चली गई। उर्मिला जी ने जब प्रज्ञा को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गई। ये क्या है बिट्टो, तू अब शादीशुदा है, कुंवारी नहीं। ये तुम्हारी मांग सूनी क्यों है और गले में भी काला धागा, मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? क्यों नहीं पहनी? उर्मिला जी ने गुस्से से प्रज्ञा की बाह कसकर पकड़ ली। प्रज्ञा ने कुछ कहते नहीं बना और वो अपनी नज़रें अपनी माँ से चुराने लगी। उर्मिला जी, जब इंसान सामने वाले से अपनी नज़रें चुरा कर बात करने लगे तो इसका मतलब वो गलत है। उर्मिला जी ने प्रज्ञा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमारे दामाद जी बिल्कुल भोले भंडारी की तरह हैं। उनको कभी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अगर कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका तुम हमें दी कि तुम में से और हमें तुम में से और दामाद जी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो हम अपने दामाद जी को चुनेंगे। जानती हो क्यों? प्रज्ञा अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान और परेशान हो गई। क्योंकि तुम पत्थर दिल और स्वार्थी बन गई हो। कहती हो पूरब से प्यार है तुम्हें, तो तुम गलत हो बिट्टो। पूरब से सच में प्यार की होती तो उसके प्यार का वास्ता देकर एक निस्वार्थ प्रेम करने वाले का दिल नहीं दुखाती। बिटिया, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी गृहस्थी को संभाल लो वरना तुम्हारे हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जाओ, पूरे 16 श्रृंगार करके आओ, तब तक हम चाय नाश्ता खुद बनाते हैं। उर्मिला जी ने बहुत प्यार से प्रज्ञा के सिर पर हाथ फिराया। यह सब हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। दामाद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए अपनी गृहस्थी को संभाल लो। अब जल्दी जाओ और तैयार होकर आओ। प्रज्ञा के चले जाने के बाद उर्मिला जी की भी आंखों के कोर गीले हो गए। उसने उनसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी आंखें पोंछकर लंबी गहरी सांस ली। कुछ देर बाद उर्मिला जी चाय नाश्ता लेकर अखिल और पंकज के सामने आ गई। माफ कीजिए दामाद जी, थोड़ी देर हो गई। अखिल, आप माफी क्यों मांग रही हो? अपना ही घर है। क्या पापा जी उठ गए? आप चाय नाश्ता करिए, तब तक वो उठ जाएंगी। कुछ देर बाद उर्मिला जी और प्रज्ञा के पापा अखिल के पास आ गए। उर्मिला जी ने प्रज्ञा के पापा को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। अखिल जल्दी से अपनी जगह से उठकर प्रज्ञा के पापा के पास आकर उनके पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। कैसे हैं अब आप पापा?
आप बीमार थे और आपने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उर्मिला जी और प्रज्ञा के पापा एक दूसरे को देखने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए दामाद जी, हम आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अखिल मुस्कुराते हुए दिलीप जी के घुटनों के पास आकर खुद घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मैं आपका दामाद नहीं, बेटा हूँ। इसलिए आज के बाद आपको किसी तरह से भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक अपने बेटे से कह दीजिएगा। उर्मिला और दिलीप दोनों मुस्कुरा दिए। हम धन्य हो गए आप जैसा बेटा पाकर। बहुत खुशनसीब हैं हमारी बिट्टो, जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला। तभी अखिल के कानों में पायल के घुंघरुओं की आवाज़ पड़ी तो अखिल ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो प्रज्ञा सोलह श्रृंगार करके लाल सुर्ख साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। अखिल अपलक प्रज्ञा को देखता रहा। जीजू आपकी ही बीवी है, अकेले में जी भर के निहार लेना। वंदना ने धीरे से मजाक करते हुए अखिल के कान में कहा तो अखिल चौंक गया, फिर चेप गया। चाय नाश्ते के साथ बातों का दौर चलने लगा। तभी वहाँ पंकज के माँ बाप और अखिल के माता पिता और साथ में दीक्षा भी वहाँ आ गए। अखिल चोर नज़रों से प्रज्ञा को देखकर मुस्कुरा रहा था। सब उसे वहाँ देखकर मुस्कुराने लगे, सिवाय अखिल और पंकज के। उर्मिला जी ने सबको आदर सत्कार करते हुए सोफे पर उन्हें बिठाया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पंकज के माता पिता ने वंदना के माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। वंदना के मम्मी पापा को फ़ोन करके वहीं बुला लिया गया। वंदना के माता पिता जब सब बातों का पता चला तो वो पंकज के माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम बहुत खुशनसीब हैं, आपने हमारी बेटी अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोचा। अखिल, दामाद जी की मम्मी ने कल ही हमें पंकज के बेटे के बारे में सब बता दिया था। वंदना, प्रज्ञा, अखिल और पंकज, ये चारों तो बहुत ज़ोर से झटका लगा कि ये सब पहले से ही तय किए हुए बैठे थे। तो फिर हमें किसी ने बताया नहीं। उनकी बात सुनकर पंकज का दिल बल्लियाँ उछलने लगा। पंकज के माता पिता ने वंदना को अपने साथ बिठाया। पंकज की माँ कहने लगी, अरे मेरे पगले बेटे को संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। आज हम यहाँ आए ही हैं तो रोके की रस्म कर लेते हैं। पंकज 2 हफ्ते बाद वापस सिप पर जा रहा है, फिर जाने कब लौटे। पंकज के जाने से पहले हम दोनों की शादी भी कर दी जाए। ये बात सुनकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वंदना की तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। कुछ देर बाद सबकी सहमति से पंकज और वंदना की रोके की रस्म संपन्न हुई तो दोनों ने मिलकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। पंकज अखिल के गले से लग गया। बधाई हो यार, अब तू भी शादी के बंधन में बंधने वाला है, अखिल ने कहा। वंदना पहले प्रज्ञा को देखने लगी, फिर एकदम से प्रज्ञा से लिपट गई। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? प्रज्ञा ने ना में अपना सिर हिला दिया। पंकज ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर पंकज ने वंदना को आंख मार दी तो वंदना शर्मा गई। कुछ देर बाद अखिल कुछ काम से प्रज्ञा के कमरे में गया, पर प्रज्ञा कमरे में नहीं थी। तभी अखिल की नज़र कमरे के बेड पर गई, जिस पर किसी की तस्वीर गिरी हुई थी। अखिल ने आगे बढ़कर वो तस्वीर उठाई और अपनी ओर पलटी तो अखिल की आंखें हैरानी से काफ़ी बड़ी हो गई। अखिल अपने कमरे में बेड से टेक लगाकर फर्श पर अपने घुटनों पर अपना सर रखकर अंधेरे में बैठा हुआ था। अखिल को पूरब की तस्वीर देखकर वो भयानक काली रात याद आ गई, जिसने अखिल पर गहरा प्रभाव डाला था। अखिल बैठा बैठा सारी कड़ियाँ जोड़ने लगा तो अखिल को समझने में देर नहीं लगी कि प्रज्ञा पूरब से प्यार करती है, इसलिए प्रज्ञा आज तक उसके करीब नहीं आई। अखिल आज खुद को बहुत बेबस सा महसूस कर रहा था। अकेला तन्हा था। अखिल का दर्द तकलीफ कोई समझने वाला नहीं था उसके पास। अखिल खुद से बातें करने लगा। वो रात कितनी भयानक थी। तेज बारिश हो रही थी। बिल्कुल काली रात थी। उस दिन पापा को मेजर हार्ट अटैक आया था, इसलिए मैं अपनी बाइक तेजी से खाली सड़क पर भगा रहा था। मुझे जल्दी से जल्दी अपने पापा के पास पहुंचना था। तभी मेरी नज़र
सड़क के बीचों बीच एक शख्स पर गई। शायद उसका एक्सीडेंट हो गया था, पर मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी बाइक एक साइड लगाकर रोक दी। मैं उस शख्स के पास चला गया। मैंने देखा वो शख्स खून से लथपथ था और दर्द से तड़प रहा था। उसे इस वक्त इलाज की ज़रूरत थी। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ ये शख्स जिसकी ज़िंदगी बचाना भी ज़रूरी था। मैंने कुछ सोचा, पापा के पास पंकज और माँ हैं। मैं इसे भी उसी अस्पताल में ले जाता हूँ जहाँ पापा एडमिट हैं। वहाँ मेरी पहचान के हैं सभी। इसका इलाज जल्दी से शुरू हो जाएगा वहाँ। मैंने किसी तरह से पंकज का फ़ोन किया और सब कुछ उसे बता दिया। तेज़ बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मैंने उस शख्स को देखा तो वो दर्द से तड़प रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। मैं उसके गाल थपथपाने लगा। सुनो, कौन हो तुम? उस शख्स ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर उसके माथे पर बल थे। उस शख्स ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उस शख्स से पूछा, कौन हो तुम? पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। बस टूटे टूटे शब्दों में किसी का नाम लिया। प प प र वो शख्स कुछ नहीं कह पा रहा था। बस उसने मेरे हाथ में एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, उसे दे देना, कहकर बेहोश हो गया। मैंने उसके गाल पर फिर से थपथपाया, पर वो बेहोश हो चुका था। मैंने पैकेट देखा तो वो गिफ्ट रैप्ड था। मैंने उस शख्स को किसी तरह से उठाया और अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसको अपने एक हाथ से पकड़ लिया। फिर किसी तरह से उसे अस्पताल पहुंचाया। पंकज और माँ मेरे पास आ गई। माँ मुझसे कहने लगी, बिट्टू ये कौन है? माँ, पता नहीं कौन है। जब मैं अस्पताल के लिए आ रहा था तब ये मुझे सड़क पर जख्मी हालत में मिला। तभी पंकज मेरे पास आ गया। बिट्टू, उस लड़के का बचना मुश्किल है। डॉक्टर कह रहे हैं उसके सिर में गहरी चोट लगी है। खून बहुत ज़्यादा बह गया है। मैं पंकज की तरफ देखने लगा। पता नहीं कौन है, कौन नहीं। इसके घर वालों का भी कुछ पता नहीं है। इसके पास कुछ मिला जिससे ये मालूम हो जाए कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका। बिट्टू तू चिंता मत कर, मैंने एसडीएम साहब को इस बारे में सब बता दिया है। जल्दी से सब मालूम हो जाएगा। उधर पापा का भी ऑपरेशन हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि पापा अब खतरे से बाहर हैं। तो हम सब ने महादेव का शुक्रिया अदा किया, पर तभी डॉक्टर हमारे पास आ गए जो उस शख्स का इलाज कर रहे थे। मिस्टर अखिल, हम उस लड़के को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। जाने क्यों मेरे दिल में तब टीस सी उठी। इसके घर वाले कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। वो तो जानते ही नहीं हैं कि उनके साथ इसके साथ क्या हो गया है। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे मालूम करूं? तब मुझे याद आया, उस लड़के ने मुझे एक पैकेट दिया था। तो हो सकता है कुछ मालूम पड़ जाए कि ये कौन है। मैंने अपने पास वाली बेंच पर देखा तो वो पैकेट वहीं रखा हुआ था। मैंने जल्दी से उस पैकेट को उलट पलट कर देखा, पर उस पर चिपके कार्ड पर जो भी लिखा हुआ था वो बारिश के पानी में धुल चुका था। मुझे निराशा हाथ लगी। तभी वहाँ डीएसपी साहब आ गए। मैं उसके पास भाग कर गया। सर, कुछ पता चला ये लड़का कौन है और कहाँ का रहने वाला है? इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? डीएसपी, मिस्टर अखिल, आपको ये जख्मी हालत में सड़क पर मिला था। आई एम राइट? यस सर। अखिल, जहाँ तक ये सब हुआ वहाँ हिडन कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी फुटेज देखने पर हमें पता चला इस लड़के को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, इसकी बाइक को, और ये हादसा हो गया। मैंने सर से कहा, सर, वहाँ तो कोई बाइक नहीं थी, लड़का अकेला था सड़क पर जख्मी हालत में। डीएसपी, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने पूरब यानी इस लड़के की बाइक को चोरी कर लिया है। ओहो! मैंने अपने माथे पर अपना हाथ रख दिया। डीएसपी साहब को देखकर पूछा, इसके माँ बाप वगैरह का पता चला? डीएसपी, पूरब अनाथ था, एक अनाथ आश्रम में पला था। अभी बस यही पता चला है, बाकी हम बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे। तो अब आगे क्या करना है सर? मैंने डीएसपी से कहा।
हम पूरब की बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। कुछ समय बाद डीएसपी ने बताया कि कुछ लोग उस लड़के को ले गए अंतिम संस्कार करने के लिए। ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी, अभी वर्तमान में। अखिल का ये सब बातें सोचकर मन भारी होने लगा। तो ये प्रज्ञा का पूरब है। अखिल का दिल बैठने लगा। अगर प्रज्ञा ने सच जान गई कि मैंने ही अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया था पर उसे बचा ना पाया और कहीं वो मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझे गलत समझ लिया। उफ। अखिल ने अपने सिर के बालों को बुरी तरह नोच डाला। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कहकर दीवाना सा होकर बुदबुदाने लगा। तभी अखिल के कमरे में पंकज आ गया। बिट्टू, ये तूने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? अखिल ने पंकज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिट्टू, तू कमरे में ही है पर जवाब क्यों नहीं दे रहा मेरी किसी भी बात का? अखिल फिर चुप रहा। पंकज ने कमरे की लाइट जलाई तो अखिल के बिखरे बाल, लाल आंखें आंसुओं से भरी देखी तो घबरा गया और अखिल के पास आकर बैठ गया। बिट्टू, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? पंकज बिट्टू का ये हालत देखकर डर गया। अखिल एकदम से रोने लगा और पंकज के गले से लिपट गया। अखिल को पंकज ने आज पहली बार ऐसी हालत में देखा था। अखिल आज तक कभी नहीं रोया, पर आज अखिल जैसे रोने की हद पार कर रहा था। पंकज को अखिल को देखकर घबराहट होने लगी। पंकज ने अखिल के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। बिट्टू, बोल ना, क्या हुआ तुझे? और तू आज रो रहा है क्यों? बचपन से लेकर आज तक हम साथ में खेले पढ़े, पर तुझे रोता हुआ कभी नहीं देखा। बोल तो सही कुछ मेरे यार, क्या हुआ तुझे? क्या मेरी जान लेकर मानेगा तू? अखिल ने रोते हुए पंकज के हाथ को पकड़ लिया। पंकज, प्रज्ञा, वो पूरब। अखिल की जुबान लड़खड़ाने लगी। बिट्टू, तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पंकज, वो पूरब जिसे मैंने अस्पताल पहुंचाया था, वो। अखिल कहते कहते रुक गया। बिट्टू, आगे बोल, चुप क्यों हो गया तू? पूरब क्या? पंकज थकी सी आवाज में कहने लगा। अखिल ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, पंकज, प्रज्ञा पूरब से प्यार करती थी, शायद अब भी करती है। पंकज, किस पूरब की बात कर रहा है तू? वही जो मुझे जख्मी हालत में मिला था। पंकज अखिल की बात सुनकर चौंक गया। ये क्या कह रहा है तू? तुझे कैसे मालूम हुआ ये सब? अखिल, आज मैं प्रज्ञा के कमरे में गया था तो मैंने पूरब की तस्वीर प्रज्ञा के बेड पर देखी थी। पंकज, इसका मतलब है भाभी उस पूरब से प्यार करती थी जिसे तुमने अस्पताल पहुंचाया था? अखिल ने हाँ में सिर हिलाया। पंकज ने अखिल का कंधा थपथपाते हुए कहा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? पूरब अब इस दुनिया में नहीं रहा और भाभी भी उसे जल्द ही भूल भी जाएंगी। तो चिंता मत कर। अखिल ने पंकज का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो पूरब को नहीं भूली और ना ही कभी भूलेगी। पंकज, बिट्टू, क्यों इतना नकारात्मक सोच रहा है? सब ठीक होगा, भाभी तुझसे ही प्यार करती है। अखिल ने नम आंखों से कहा। वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानती। हम दोनों में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों ही एक ही कमरे में अलग अलग। पंकज का मुंह खुल गया। बिट्टू, तुम्हारे और भाभी के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। अखिल ने ना में सिर हिला दिया। पंकज ने गुस्से से, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताना ठीक नहीं समझा? अखिल पंकज के गले लग गया। मुझे लगा अभी अभी शादी हुई है, शायद इसलिए वो मुझसे दूर रहती है, पर आज हकीकत मालूम हुई है कि वो किसी और को चाहती है। वो मुझे कभी नहीं चाहेगी। पंकज, बहुत प्यार करता हूँ मैं प्रज्ञा से। उसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं अब, अगर मुझे वो छोड़कर चली गई तो कहीं उसे मालूम हो गया कि मैंने ही पूरब को अस्पताल पहुंचाया था। उसका एक्सीडेंट मैंने, इतना, अभी इतना ही कहा था अखिल ने कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ओह, तो वो तुम हो जिसने मुझसे मेरे पूरब को छीन लिया।
मैं आखिरी बार पूरब का चेहरा भी नहीं देख पाई। प्रज्ञा गुस्से में बौखला गई। अखिल के पास आ गई और गुस्से में भरी नजरों से उसे देखने लगी। तुम एक कातिल हो जिसने मेरे पूरब का खून किया है। तुम्हें तो मैं जेल की सलाखों के पीछे कैद करवाऊंगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, तब तक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।